Hello students, welcome back to all of you on our YouTube channel NITG Rankers Classes। कल हमने कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म बताया था। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पहले फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर। यह फॉर्मूला था जब दोनों चार्ज के बीच वैक्यूम या एयर होता तो, और when between two charges there exists another medium other than air or vacuum whose relative permittivity or dielectric constant is epsilon r, then formula for electrostatic force between two charges, which is also called Coulomb force, is given by F equal to 1/4πε0 into epsilon r Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला हो गया हम लोग का कूलम्ब फोर्स के लिए। और अब हम लोग दो बात इस पर ध्यान देंगे। पहला ये कि ये कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग ये हुआ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 acts along the line joining the two charges। और नंबर 2, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव force, it means work done to carry a charge from one place to another place will remain the same in all circumstances। किसी भी पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को हम ले जाते हैं, चाहे किसी भी पाथ से, तो वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा, चाहे पाथ 1 से या 2 से या 3 से। किसी भी पाथ से हम चार्ज को ले जाते हैं, कैरी करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वर्क सेम करना पड़ेगा जबकि मीडियम चेंज ना हो। तो ये दो बातें याद रखना होगा। और अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे। एक्चुअली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी and thus we should read Coulomb's law in vector form। Suppose two charges Q1 and Q2 situated at distance small r from each other, and their position vectors are r1 and r2। x एक्सिस, y एक्सिस, और इसको हमने मान लिया z एक्सिस। दो चार्ज है, एक है Q1 और एक है Q2। इनका पोजीशन वेक्टर है
R1 और R2। If Q1 and Q2 are similar in nature, then force of repulsion will act between them, and if they are dissimilar, then force of attraction will act between them। हम यहाँ पर सिमिलर चार्ज ले रहे हैं, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। Q1 से Q2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान ले रहे हैं R, ठीक है। यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, इसको हम लोग मान ले रहे हैं R12, वेक्टर R12, ठीक है। और Q2 से Q1 की ओर यूनिट वेक्टर को हम मान ले रहे हैं वेक्टर, इसको हम यूनिट वेक्टर मान ले रहे हैं R21 कैप, R21 कैप, ठीक है। यहाँ भी कैप ही होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R, फोर्स अप्लाई हो रहा है F, F फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी F फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट डायरेक्शन ऑफ these two forces are opposite to each other। अब देखो यहाँ पर Q1 से Q2 तक के वेक्टर को रिप्रेजेंट, Q1 से Q2 तक रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है वो है R, वेक्टर R12, और Q2 से Q1 तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है उसको हम लोग ले रहे हैं R21 वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग फोर्स को देख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाई Q1 ऑन Q2, force applied by Q1 on Q2 is assumed to be F21, F21, और Q2 के द्वारा Q1 पर अप्लाई किया गया फोर्स को हम मान ले रहे हैं F12। तो इन दोनों फोर्स को हम लोग पहले लिखेंगे। F12, तो इसका डायरेक्शन किधर है? राइट टू लेफ्ट है। इसको लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R², और इसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की ओर है, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग माने हैं R21 है, और F21 को हम लिखेंगे F21 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन है R12 कैप, लेफ्ट टू राइट जो है वो R12 कैप हम लोग मैंने फिगर में। अब ये देखते हैं, सिंस नाउ यूनिट वेक्टर्स R12 कैप and R21 cap have unit magnitude, thus their mode will be equal to 1, but they are opposite to each other in direction. Thus we may write R12 cap is equal to minus R21 cap, and hence we may write F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और R12 कैप के जगह पर हम लिख दे रहे हैं माइनस R21 कैप। तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब ये जो फॉर्मूला है ये F12 का आया था, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस F12, तो यहाँ पर F21 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस F12। It means F12 and F21 are equal in magnitude but opposite in direction, and thus they may be regarded as action and reaction. One is action, another is reaction. अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये यूनिट, ये जो था पोजीशन वेक्टर R1 था और ये पोजीशन वेक्टर R2 था। और ये हम लोग माने थे फिगर में वेक्टर R12, और इसको माने थे वेक्टर R21। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इक्वल टू हो जाएगा कितना, वेक्टर R2। और इस तरह से R12 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। सिमिलरली वेक्टर R2 प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 है, और इस तरह से R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। देखिए यहाँ पर
ये वेक्टर R1 का हेड वेक्टर R12 के टेल से मिल रहा है, तो ये जो है दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, वही हम लिखे हैं। और इसको समझने के लिए वेक्टर R2 का हेड वेक्टर R21 के टेल से मिल रहा है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब वेक्टर R12 और वेक्टर R21 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, और हमारा फॉर्मूला आया था F इक्वल टू F12। 12 का मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q1, और ये आया था हम लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ये आया था। अब हम लोग इसको ऐसा करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R और यहाँ R21 का कैप। तो यहाँ पर जो है R इंटू R21 कैप, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। R के जगह पर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर R21 वेक्टर या R12 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और वो है R के इक्वल। मतलब वेक्टर R12 हो या वेक्टर R21 हो, R21 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो R के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर R के जगह पर हम लिख दे रहे हैं R21 वेक्टर R21 के मॉड Q इंटू R21 कैप, ये हो जाएगा वेक्टर R21। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर R21 इक्वल टू कितना है, R1 माइनस R2, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 के जगह पर हम लिख दे रहे हैं ये R1 माइनस R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसका मॉड ले रहे हैं, और पावर 3 है यहाँ ना, तो हम यहाँ पर भी 3 लिख दे रहे हैं, और वेक्टर R21 के जगह पर R1 माइनस R2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, R1 माइनस R2। तो फाइनली हम लोग का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस वेक्टर R2, इसका मोड ले रहे हैं, पावर 3 हो जा रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। इसी तरह से हम वेक्टर F21 को भी लिख सकते हैं। वेक्टर F21 को मतलब फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज Q1 ऑन चार्ज Q2 कितना हो जाएगा,
F21 equal to 1/4 pi epsilon naught T1 Q2 by R21 mod इसका पावर 3 ले रहे हैं इंटू R21 वेक्टर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और इसका मॉड का पावर 3 ले रहे हैं, और यहाँ पर R21 वेक्टर को R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 ले रहे हैं। ये हो गया। ये कूलम्ब्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में सीधे सीधे ये बतलाता है कि फोर्स F12 and F21 are action and reaction, that is they are equal in magnitude but opposite in direction। दूसरा बात ये बतलाता है कि how electrons revolve around the nucleus, how atoms constitute matter, and how atoms constitute molecules and how molecules constitute matter। यह भी बतलाता है ये कि अंडर वाल फोर्स कैसे लगता है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई एक चार्ज यहाँ पर हम ले रहे हैं Q1, और इस पर बहुत सारे दूसरे चार्ज के चलते फोर्स लग रहा है Q1 Q2 Q3, और इसी तरह से Q1। ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं। फोर्स Q1 के Q2 के चलते Q1 is a point charge and it is affected by other point charges Q2, Q3, Q4 and so on. Force due to charge Q2 on charge Q1 may be written as F12. Force due to charge Q3 may be written as F13, and force due to charge Q1 may be written as F1n। Diagrammatically, we can find the resultant of force F12 and F13 by constructing parallelogram by assuming these two forces as base sides. Its diagonal will be resultant of F12 and F
Similarly, we may add vector f1 and vector f12 plus vector f13 by the help of parallelogram rule. पहले एक पैरेललोग्राम हम ऐसे बना लिए और उसका जो डायगोनल है ये जो है कि नहीं क्या होगा, किसका किसका, f12 प्लस f13 और f1n है ना, इन सब का रिजल्टेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन f12 यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज गिवन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, f1 इक्वल टू क्या हो गया, f12 प्लस f13 प्लस f1n। f12 को कैसे लिख सकते हैं, अभी बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 के मॉड पावर 3 इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। इसी तरह से f13 को कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 बाई r1 वेक्टर माइनस वेक्टर r3 मॉड पावर 3 इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r3 और सिमिलरली डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 qn इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर rn है, ये n है, बाई वेक्टर r1 माइनस वेक्टर rn के मॉड का पावर 3। अब कूलम्स लॉ से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला तो एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि दो चार्ज दिया हुआ रहेगा q1 और q2, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और इनके बीच जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। और इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स हम लोग को मालूम करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज q1 इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम्ब, q2 इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम्ब, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ये अगर वैक्यूम या एयर दिया हुआ है तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा और दूसरा मीडियम दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा ही दिया रहेगा या फिर कुछ
मैटर्स हैं, मटेरियल्स हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग को, कुछ मीडियम है उनका मालूम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, एयर का नियरली इक्वल टू 1 होता है और वैक्यूम का 1 होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 माइक्रो है, माइक्रो 10⁻⁻6 को कहते हैं। 3 इंटू 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर को भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देना है, बाकी सब तो बन जाएगा। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 nm स्क्वायर से इनवर्स 2। एप्सिलॉन आर दिया हुआ है कितना, 4, तो 4 हम लिख देंगे। Q1 का वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है और Q2 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है और डिस्टेंस दोनों के बीच दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² मीटर, ये दिया हुआ है। तो मीटर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर होना चाहिए ना, आर स्क्वायर है तो। और इसी को सोल्व कर लेने पर यह मालूम हो जाएगा कि इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा। और सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर इतना आता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इस तरह का दिया जा सकता है कि कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें दो सिमिलर चार्ज, ठीक है, दो सिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज, सिमिलर नहीं होना चाहिए, दो डिसिमिलर चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ये इस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं और इनका वेलोसिटी कितना है, v वेलोसिटी से ये घूम रहे हैं। v वेलोसिटी से घूम रहे हैं और इस चार्ज पार्टिकल का मास है m और सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो है r। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि 2r है। ठीक है, इनके बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो भी लिख देंगे एप्सिलॉन आर, और Q1 Q2 तो दोनों तो इक्वल चार्ज है, अपोजिट है भले ही लेकिन इक्वल है, तो Q स्क्वायर हो गया बाई R स्क्वायर। और चूंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
मतलब इस पर निगेटिव चार्ज पर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, ये जो सेंटर है उधर लग रहा है, और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज पर सेंटर की ओर ही फोर्स लग रहा है ना। और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? 11th क्लास में बताया गया था, mv² r। ये हम लोग लिख लेंगे। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम v तो मालूम कर सकते हैं ना, v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r Q²/mr, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू रूट, इसको लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू mr का अंडर रूट, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये बात अलग है कि वैल्यू दिया रहेगा कि इस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, ये मास हो गया m, एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, ये दिया हुआ रहेगा, r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और 4πε0 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू होता है कितना? 1/9 इंटू 10⁹ n इनवर्स 1 m इनवर्स 2, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये वैल्यू रख करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अननोन क्वांटिटी जो है वो है Q, एप्सिलॉन r, m, r और v। इनमें से कोई भी एक अननोन हो सकता है, उसको निकालना रहेगा, बाकी सब दिया हुआ रहता है। तीसरा टाइप, अब देखिए यहाँ पर कोई रेगुलर शेप का बॉडी दिया हुआ रहेगा, और उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना रहेगा किसी पॉइंट पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर रिंग दे दिया, और इस पर दिया हुआ है कि इसका रेडियस इतना है, चार्ज इतना है इस पर, और इसके एक्सियल पॉइंट पर, ये एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। ऐसा हो सकता है। या फिर कोई रॉड दे दिया, और उस रॉड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया रहेगा कि इसका यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लीनियर डेंसिटी कितना है इसका चार्ज, इस पर चार्ज का, और उसके कारण इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए पूछ देगा, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है सर्कुलर वायर है, इस पर दे देगा कि मान लो कि चार्ज Q है, और इसके एक्सियल पोजीशन में x लेंथ का एक वायर है, ठीक है, रेडियस दे देगा इसका, और इस पर लीनियर डेंसिटी दे देगा, जो ये सीधा वायर है इस पर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज दे देगा, और मालूम करना रहेगा कि यहाँ पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इस तरह के वेरियस एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हम अगले क्लास में एक्सप्लेन करेंगे इन सब एग्जांपल्स को। तो आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।